हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश को शुरुआत कर रखा है, जिसका यह 10वां वीडियो हो, श्रृंखला का यह 10वां वीडियो हो। जिन साथियों ने पिछले 9 वीडियोज़ को नहीं देख रखा है, चैनल पर एक प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी को अरेंज कर दिया गया है, जाकर उसे देख लें तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और दोस्तों इस जो पीडीएफ है, इसका जो वीडियो है, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसी पर अपडेट मिलता रहता है पीडीएफ का। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, ग्रामीण समाज से संबंधित समस्याओं को देख लिया हमने। ठीक है, ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या होता क्या है ग्रामीण विकास, जो इतना समझ रहे हैं हम लोग, ये सब हम पिछले वीडियो में इसको समझे हैं। ठीक है, पढ़े हैं। आगे इस वीडियो में क्या हमको पढ़ना है, ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात मानिए शुरुआत किसने किया है, सूत्रपात एवं विकास कैसे हुआ है। ठीक है, ये एकदम शुरुआत से हम लोग देखेंगे। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजी साम्राज्य के आधिपत्य के कारण भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ। देखो, कहने का क्या मतलब है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो वैदिक काल से ही बहुत ही फली फूली हुई करती थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जो निरंकुश राजा आए, फिर उसके बाद जो है मुग़ल आ गए, बहुत सारे ऐसे राजा आए जो कि मतलब इस समझ लो कि बनी बनाई जो व्यवस्था थी, इसको एकदम ढहाने पे ही तुल गए थे, समझ लो। ठीक है, यही सब है। तो अर्थव्यवस्था के स्वरूप में जो ये सब जो हुए हैं, तो इसके चलते व्यापक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन नेगेटिव परिवर्तन हुआ है, ना कि अच्छी दिशा में हुआ है। ठीक है, कैसा परिवर्तन, जैसे राज्य और किसानों के बीच अनेक मध्यस्थ हो, मीडिएटर जिसको दलाल बोलते हैं, वो लोग बीच में आ गए। ठीक है, मतलब जो किसान है वो उगाएगा फसल, राज्य उसको मतलब खुद के पास संजो के रखेगा ताकि अपने अन्य लोगों में बांटेगा, ठीक है, अपने राज्य के अन्य लोगों में वितरित करेगा। तो ये होना चाहिए, किसान उगाए और राज्य ले ले, राज्य का सरकार मतलब। लेकिन इसी के चलते ये मध्यस्थ आ गए, बहुत से बिचौलिए जो होते हैं ये आ गए। ये क्या करते हैं, किसानों से कम दाम पे तो खरीद लेंगे, और उसके बाद जो राज्य हैं इनको ज़्यादा दाम मतलब बताएंगे कि हाँ भैया हम ये गेहूँ हैं, हम 10 रुपये का नहीं 100 रुपये का खरीद, मतलब बढ़ा चढ़ा के दाम बताएंगे सरकार को। अब सरकार को मजबूरी में ही ज़्यादा पैसे में ख़रीदना पड़े उनसे, और उसके बाद जो है सरकार भी आगे जब बढ़ाएगी, सरकार भी तो आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं गेहूँ देगी, तब वहाँ पे और ज़्यादा पैसा उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना पैसा तो उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मध्यस्थता का मतलब ये जो बिचौलिए होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आशा करते हैं। कृषि के अनार्थिक होने के कारण किसान ऋणग्रस्त हो गए। मतलब आज की जो कृषि है वो भी अनार्थिक है, मतलब इसमें उपजाऊपन उतना नहीं रहा। मतलब अगर कोई जो पहले आज की डेट में 1 बीघा से 100 रुपये कमा ले रहा है मान लो, तो पहले के ज़माने में शायद 1000 रुपये कमा ले रहा होता। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप देश की समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो एकदम नया तो आज़ाद हुआ है। अब सोचो कि उस समय भारत के जो नेता थे उनके सामने कितनी विकट परिस्थितियां थी, विकट समस्याएं थी कि हमको करना क्या है, जाना ही मतलब एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे पता नहीं हमको कौन सा रास्ता चूज करना है। तो उस समय भी हम लोगों के पास एक चीज़ था कि हम कुछ नहीं, हमारे हाथ में कृषि तो है, इस पर तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का जो रास्ता दिखने लगेगा। ठीक है, ये वही तो फिर अब कृषि को ही ये लोग मजबूरी में ही आगे बढ़ाए, लेकिन ये मजबूरी नहीं, ये आगे चल के इन लोगों को वरदान साबित हुई, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अतः अगला पॉइंट क्या है, अतः स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। जब वही 1950 के आसपास में भारत आज़ाद हुआ था, तो अनेक कार्यक्रम शुरू किए। बस सबसे पहला हम लोगों को फोकस करना था कृषि पर, क्योंकि यही था ही हमारे हाथ में। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसी का कंटिन्यूड पार्ट है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात महात्मा गांधी के इस कथन भारत की आत्मा गांवों में बसती है से माना जाता है। मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है, मतलब मेन भारत जो है, जिसको भारत हम लोग कहते हैं, वो शहर में नहीं गांवों में बसता है। ठीक है, अगर आपको गांव से भारत से परिचय लेना है, भारत है क्या, तो आप जाइए गांव में ढूंढिए उसको, शहर में नहीं मिलेगा आपको गांव। ठीक है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो तथा पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे गांव जो है, तब तक देश का विकास होना संभव ही नहीं है। ठीक है, जब तक गांव में विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास होना सोच भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी के विचार को केंद्र में रखते हुए आज़ादी के तुरंत बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि कृषि पर आधारित थी, ठीक है, जो कि कृषि पर आधारित थी, को लॉन्च किया गया। ठीक है, गांधी जी के ये जो विचार था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो भाई गांव में बसती है तो आत्मा को शुद्ध करो ना, उसको उठाओ, उत्थान करो उसका। तो यही उत्थान करने के लिए जो आज़ादी के जैसे आज़ादी हुआ उसके तुरंत बाद पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च कर दी गई। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च की गई थी? 1951 में। ठीक है, योजना आयोग ने इसको लॉन्च किया था। आगे देखते हैं। पंडित नेहरू ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार औद्योगिक विकास रखा था। देखिए दोस्तों, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे लोग थे, लोगों के पास स्किल नहीं थी, लेकिन तो स्किल नहीं थी तो आज भी एक चीज़ का तो है कि कृषि में उतना ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लगे रहिए, हो जाएगा। उत्पादन धरती और प्राकृतिक जो मतलब प्रकृति ये सब दे देती है उत्पादन। ठीक है, तो उस समय लोग स्किल्ड तो थे नहीं, तो फिर उस समय मजबूरी भी थी कि कृषि में लग जाइए, इस वजह से पहले तो कृषि में लगा दी गई। लेकिन अब आते आते जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, मतलब 5 साल बीत गया, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उस समय उनको लगा कि यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी जो है, मतलब लगे तो हैं कृषि में बहुत लोग, उनको लग भी रहा है कि हम बेरोजगार नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे उत्पादन थोड़ी ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो उनको लगा कि हमको कुछ और जगह पर भी फोकस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कृषि से हटा देंगे फोकस। तो उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को साइड में रख के, वो तो पहले से ही फोकस था उस पर, पहली पंचवर्षीय योजना में फोकस जो था, दूसरी का मुख्य आधार उन्होंने औद्योगिक विकास बनाया। क्योंकि जो एक्स्ट्रा लोग प्रचंड बेरोजगारी के शिकार थे, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब हम लोग समझा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसके जो शिकार थे उनको औद्योगिक विकास का काम वो बनाया गया। ठीक है, आगे क्या है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पता ही होगा आप लोगों को, का नारा देकर कृषि के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। चलिए बताइए दोस्तों कमेंट में कि ये नारा कब दिए थे, ये मतलब कौन से युद्ध के दौरान दिए थे। ठीक है, ये बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों ये हुआ कि जब जय जवान जय किसान का नारा दिया तो इससे ये हो गया, मतलब कि हमको अभी कृषि पर और ध्यान देना है। औद्योगिक विकास हमने समझ लो कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया है, इसके साथ साथ हमको कृषि पर अभी और भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए गरीबी हटाओ, क्योंकि गरीबी अभी उस समय तक अगर देखा जाए तो फिर गाँवों में ज़्यादा मात्रा में बसती थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। ठीक है, तो ये सवाल बनता है, अक्सर पूछा जाता है, एसएससी में एक बार पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो उत्तर था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और हाँ दोस्तों, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये मात्र 4 वर्ष के लिए ही चली थी, मात्र 4 वर्ष के लिए। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने चौथे वर्ष से इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 वर्ष के लिए लागू की गई थी? तो ये आंसर होगा 5वीं, 4 वर्ष के लिए 5वीं। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है। श्री जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का आह्वान से, मतलब उन्होंने बुलावा दिया किस चीज़ को? समग्र क्रांति। समग्र क्रांति मतलब टोटल, किसी एक चीज़ पर, किसी एक बिंदु पर आप फोकस मत करिए,
विकास करने के लिए। जैसे पिछले वीडियोज़ में हमने देखा ना कि अगर विकास करना है तो आपको सर्वांगीण चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वही चीज़, समग्र क्रांति की आह्वान से अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास की अवधारणाओं को बल मिला। ठीक है, उन्होंने एक जो कहा कि भैया अगर आपको विकास करना है तो आपको ग्रामीण पे, शहरी पे, हर एक चीज़ पे विकास करना पड़ेगा। ठीक है, परिवहन पे, संचार पे। तो इस सब का जब ये सोचा गया, सुना गया, जब पब्लिश हुआ अखबारों में, तो समझ लीजिए कि एक समग्र क्रांति के आह्वान से अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों को भी, ग्रामीण विकास को भी एक टूल मिला, मतलब बल मिला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पूर्व पीएम श्री चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी चरण सिंह है, यहाँ पे छूट गया, चौधरी चरण सिंह जी ने ग्रामीण विकास से संबंधित दृढ़ विचारों ने भारत के राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को ग्रामीण विकास के लिए सोचने तथा योजना बनाने के लिए विवश किया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको किसानों का प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, वो ये हैं चौधरी चरण सिंह। इन्हीं का जन्मदिन हुआ था 23 दिसंबर को, तो इसी दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि किसानों के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। यूपी से गए थे, यूपी के एक सीएम भी रह चुके हैं। यही सीएम थे जिन्होंने लेखपाल का नाम लेखपाल किया था, किससे बदल के, पटवारी से। पटवारी हटाया था इन्होंने, पटवारी हटा दिया, इसका नाम लेखपाल किया था। ठीक है, किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, हाँ, तो यही थे सीएम। तो इन्होंने मतलब एक विकास, इन्होंने एक ग्रामीण विकास का एक जो लेख लिखा, इन्होंने उस पर बात की, जो चर्चा की। तो उस चर्चा से भाई ये पीएम है, इतने बड़े पद पे आसीन होकर अगर ये बातें कर रहे हैं, तो जो और अन्य राजनीतिज्ञ थे, प्रशासक थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो थे, उन्होंने सोचा कि नहीं भैया, हमको अगर विकास करना, ग्रामीण विकास करना है तो गाँवों का विकास करने के लिए योजना बनाना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, गहन मंथन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रधानमंत्री जो आए थे, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, अपने कार्यकाल में ग्राम विकास एवं पंचायती राज व्यवस्था, ये पूछा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा बल किस में मिला था, विशेष बल दिया था। स्थापना तो हो गई थी आपका, ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना तो हो गई थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में। ठीक है, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया था किसी ने, तो किसने दिया था? ये आपके श्री राजीव गांधी जी ने। ठीक है, समझ रहे होंगे। स्थापना कौन किया था? इंदिरा गांधी के समय। और इस पे ज़्यादा विकास किसने दिया, मतलब पंचवर्षीय ग्राम विकास, माफ़ करना दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था था, ये तो चल रहा था, लेकिन इस पे ज़्यादा विकास देने का, इस पे ज़्यादा ध्यान देने का काम किसने किया? श्री राजीव गांधी जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वही जारी, तो ये हमारा जो पिछला जो अभी चल रहे हैं ना स्लाइड, उसी का जारी वाला पार्ट, फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा यह ग्रामीण विकास का इतिहास का एक मील का पत्थर शामिल हुआ। ठीक है, समझ रहे होंगे कि 2 अक्टूबर 1952 को किसी चीज़ की स्थापना हुई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसका क्या नाम दिया जाता है अंग्रेजी में, इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP बोलते हैं। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 1952 में जो गांधी जयंती आई थी, उसी दिन को CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्थापना किया गया था। ठीक है, 1974 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का एक खंड के रूप में संकल्पना प्रस्तुत की गई। मतलब एक विभाग होना चाहिए, एक ऐसे संस्था होनी चाहिए कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक, समझ लीजिए, एक संस्था के टाइप का एक संकल्पना प्रस्तुत की गई। कब? 1974 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय। ठीक है, तो ये ऐसे बात चलती रही। फिर आगे मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में जब आई, तब उन्होंने इसको एक मंत्रालय का दर्जा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि 1974 में जो था, वहाँ पे स्थापना नहीं हुई थी, एक संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ऐसा कोई विभाग होना चाहिए। 1979 में, 1979 में ये वाला एक मंत्रालय का रूप प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये विभाग। आगे देखते हैं। 1991 में इसका नाम बदल के ग्रामीण
विकास मंत्रालय रखा गया। ठीक है, जब ये बना था तो उस समय इसका नाम खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के रखा गया था। कब? 1979 में। ठीक है, 1991 इसका नाम फिर से चेंज किया गया। 95 के में मंत्रालय का नाम ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय रखा गया। 1995 में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय रख दिया गया, क्योंकि वही क्षेत्र में काम करता था, इस वजह से लोगों को लगा कि नहीं ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं जिसके अंतर्गत क्या क्या होता था। इस ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का काम देखते थे, ग्रामीण विकास का काम देखते थे, बंजर भूमि विकास का कार्यक्रम। ठीक है, कैसी भूमि जो बंजर है उसको अच्छी भूमि योग्य भूमि में तब्दील करने का विचार किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं 1999 में फिर से इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगा, अब इतना नाम चेंज किए हैं, फालतू का किए हैं। उस समय का तो करंट अफेयर बढ़ाए थे। ठीक है, 1999 में इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय रख दिया गया। दोस्तों यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या है। ठीक है, यहाँ से अब इम्पोर्टेंट पड़ेगा, बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, भारत गांवों का देश है। भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि अर्थव्यवस्था को हाशिए पर खड़े जो लोग हैं उनको रख के हाशिए पर, जो व्यक्ति है ना, हाशिए पर रख कर की नहीं जा सकती। क्या मतलब हुआ इसका? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगर सोचो कि तुम इसकी अर्थव्यवस्था को एकदम स्पीड से ले चलना चाह रहे हो, तो आपको एकदम जो सबसे किनारे खड़ा हुआ जो समुदाय है उसका भी विकास करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे किनारे पे भी कौन माना जा रहा है कि खड़ा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था एक ही धुरे के दो पहिए हैं। ठीक है, ये एक मान लो ये एक धुरा हो गया, तो इसके एक साइड ये एक पहिया होता है, एक साइड ये एक पहिया होता है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था मान लो, ये शहरी अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अगर आगे खींचना है तो इसका भी विकास करना पड़ेगा, इसका भी विकास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि शहरी वाले का विकास कर दो, अगला वाला विकास सिद्ध हो जाएगा। नहीं, दोनों का करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं मुगलों, अंग्रेज़ों तथा अन्य से बहुत से निरंकुश राजाओं ने भारत की शक्ति को केंद्रीकृत करके रखा था। केंद्रीकृत का मतलब समझ रहे हैं ना, जो पहले इतिहास में, हम लोग के इतिहास में जो राजा महाराजा हो चुके हैं, वो जो मेन डिसीजन हुआ करता था, जनता के पक्ष का डिसीजन, वो खुद यहाँ पे बैठ के लेते थे, अपने राजधानी में बैठ के लिया करते थे। ठीक है, कि कौन से गांव में कहाँ पे सड़क बनानी है, नहर कहाँ बनानी है, नल कहाँ लगवाना है, कूप कहाँ खुदवाना है, ये सब जो भी था वो डिसाइड किया करते थे अपने राजधानी, अपने राजमहल में बैठ के, एकदम केंद्रीकृत करके रखा थे। ठीक है, आज़ादी के बाद सरकार का प्रयास रहा है कि इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में बैठा व्यक्ति जो है, दिल्ली में बैठा मंत्री जो है, अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है अच्छे से नहीं जान सकता है भाई। समझ रहे होंगे आप विकेंद्रीकरण की क्यों ज़रूरत है। आगे देखते हैं, उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार ने यहाँ पे ने होगा, सरकार ने समय समय पर योजना लॉन्च की है। ये आगे समझ लो जी, इसी पर हमारा 3-4 वीडियो आएगा, तो ये आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बस ये जान लो कि विभिन्न समय समय पर सरकार ने विभिन्न योजनाएं लॉन्च की हैं। क्या करने के लिए? ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है, ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई समस्या मतलब पिछले कुछ वीडियोज़ में हम देख रखी हैं। ठीक है, आगे क्या है, भारत और इंडिया की अवधारणा। दोस्तों ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे अगर निबंध लिखने को कहा जाए तो 250 वर्ड भी कम पड़ जाएंगे। बहुत जितना वर्ड कहा जाए उतने पे लिखा जाए। भारत का मतलब होता है एक जो ग्रामीण विभाग है, ग्रामीण समाज है, और इंडिया का मतलब है जो थोड़ा सा उठ चुका है, शहरी समाज कह सकते हैं उसको, इंडिया कहेंगे। इंडिया का मतलब जो समझ रहे हो ना, अंग्रेजी में है इंडिया, ये भारत है, तो ये हिंदी में है, तो ये वही से है। अब ये देखिए, आपको अगर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर बनेगा भी तो आप बहुत आसानी से इस पर उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पे बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा।
आशा करते हैं ये आप सोच पा रहे होंगे भारत और इंडिया का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। समझ ही गए होंगे भारत क्या है, इंडिया क्या है। इंडिया का मतलब जो अमीर सोसाइटी है, भारत का मतलब जो गरीब सोसाइटी है। बस वही चीज़, गरीब जो है गाँव में बसते हैं और अमीर जो है अभी भी शहरों में ही बस रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका जो भी है हर एक का अलग अलग वीडियो आएंगे, बस इसमें हम सरसरी निगाह से सबको देख लेते हैं कि कौन कौन सा संभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, कृषि एवं सहायक क्रियाएं हैं, मतलब कृषि एवं कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें विकास किया जा सकता है। दूसरा कौन सा है, ग्रामीण उद्योग पे ध्यान दिया जा सकता है। तीसरा क्या है, सामाजिक सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है और आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग अगर ध्यान दें तो ग्रामीण विकास एकदम तेजी से बढ़ेगा आगे। ठीक है, अब कृषि एवं सहायक क्रियाओं के अंदर में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा हो सकता है। देखो, कृषि पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वानिकी पे ध्यान देने, वानिकी मतलब जो वन है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र है अभी भी, जैसे हमारे गांव की तरफ कोई वन वन नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे एरिया हैं, जैसे मध्य प्रदेश का कोई एरिया है, यूपी का अगर देखें सोनभद्र की टाइप साइड में कुछ एरिया होंगे जहाँ पे गाँव में वन भी होते हैं। ठीक है, या वन के किनारे जो बसे हों गांव, वहाँ सब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वानिकी को भी ध्यान देखना है। ठीक है, मत्स्य एवं कुक्कुट पालन को ध्यान देना है। ठीक है, मत्स्य एवं कुक्कुट पालन, मत्स्य को बोलते हैं मछली वाला सिस्टम जो है मछली पालन, और कुक्कुट को मतलब होता है ये जो मुर्गी पालन जो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खनन एवं उत्खनन विभाग को भी देखना है, सुदृढ़ करना है। ये सब जो है आपका कृषि एवं सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आया है। ठीक है, अगला देखें, अगला कौन सा विभाग हम लोग वहाँ पे विकास कर सकते हैं, ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, अब ग्रामीण उद्योग कौन कौन सा होता है। ग्रामीण उद्योग का मतलब जो छोटे स्तर पे एक कम पूंजी से ही व्यक्ति स्थापित कर सकता है, उसे ग्रामीण उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, पहला है हमारा कि खादी और हथकरघा में हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़िया बढ़त हासिल कर सकते हैं। आगे हस्तकौशल का बढ़ावा दे सकते हैं। हस्तकौशल का मतलब जैसे कोई भी कारीगरी जो हाथ से की जाती है, माइनिंग आर्ट जो होती है, जो एकदम, अगर एग्जांपल हम बताएं आपको तो ये जो कुम्हार लोग होते हैं, ये लोग, इन लोगों का कार्य भी जो है हस्तकौशल में गिना जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बढ़ईगिरी जो है, बर्तन बनाना हो गया, बढ़ईगिरी, ये सब समझ रहे होंगे आप। चमड़ा उद्योग देखिए, गाँव में जब पशु मर जाते हैं तो उनका स्किन निकाल के ले जाते हैं, उस चमड़ा का यूज करके, उसके टैनिंग करके, उसमें जो बाल होते हैं उसको हटा के एक चमड़ा उद्योग का भी बढ़िया से व्यापार स्थापित किया जा सकता है गाँवों में। ठीक है, औजार एवं उपकरण का सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक सेवाएं क्या हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए, चिकित्सा को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विषय को ध्यान देना चाहिए, जलापूर्ति को, मतलब हर एक क्षेत्र में जल की बढ़िया से पूर्ति होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की रीच में होना चाहिए जल। ठीक है, आवास की व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। फिर ठीक है, विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए हर एक गांव में। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत दूर में, बहुत मतलब जो दूर दराज क्षेत्र में बसे हुए गाँव वहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है, लेकिन जो ये सौभाग्य बिजली हर घर योजना जो थी उसके तहत अच्छा प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सफाई वाला ये सब में तो हमें लग रहा है ये सबसे बेहतर काम किया गया है। 2019 में हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को घोषित किया जा चुका है। ठीक है, ये भी अभी कहा जा सकता है कि है, क्योंकि हमने बताया है ना कि अगर आपको इस पूरे लेखपाल के सिलेबस को पढ़ना है तो अपने आप को पास्ट में 10 साल ले जाइए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, समझ में तो आएगा ही। ये सफाई का व्यवस्था भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आधारभूत ढांचों पर, आधारभूत ढांचे क्या क्या हैं। परिवहन पे ध्यान देना है, संचार पे, बैंकिंग पे, बीमा पे, मतलब हर एक क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्र में बैंकों को पहुंचाओ, बीमा, क्योंकि वहाँ से होगी, मान लो फसल कोई बोया है, फसल में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जा रही है तो फसल अगर बर्बाद गई है तो कम से कम कोई तो हो, सरकार तो हो
बीमा क्षेत्र भी होना चाहिए कि उसका जो बीमा किए रहे, अगर फसल का बीमा किए हो तो उसका जो नुकसान है अकेले किसान अपने कंधे पर न ढोए। ठीक है, चीज़ है। आगे देखते हैं, सरकारी सेवाएं होनी चाहिए। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्थाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना सारा टॉपिक है, इन सबको इस पर एक वीडियो होगा, इस पर और इस पर 4 वीडियो इस पर पूरे इस ग्रामीण विकास के संभावित क्षेत्र पर बनेंगे। ठीक है, आगे जो देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद। अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रामीण विकास के उद्देश्य और ये जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, और उससे जुड़ जाइए, और इसका PDF वहीं पर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।